राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की, क्योंकि आज है काउंटिंग का दिन और लगातार हर एक जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। और क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, लेकिन उस सब के बीच में एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। ये बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वक्त की। तो बालोतरा से ये बड़ी खबर आपके सामने, विवाहिता के जबरन अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, अपहरण किया है। ये परिवार के साथ टैक्सी में बैठकर विवाहिता दरअसल मंदिर जा रही थी और 11 नवंबर को घर से भागकर महिला ने प्रेम विवाह किया था। पीड़ित पक्ष के लोगों ने बालोतरा थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं बालोतरा से, जहां पीड़ित पक्ष के लोगों ने बालोतरा थाने में मामला दर्ज कराया है। विवाहिता के जबरन अपहरण का ये सनसनीखेज मामला। स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर ये बदमाश आए, जिन्होंने विवाहिता का अपहरण किया। परिवार के साथ मंदिर जा रही थी विवाहिता और 11 नवंबर को घर से भागकर महिला ने प्रेम विवाह किया था। तो प्रेम विवाह करने पर महिला का अपहरण किया गया है। कुछ बदमाश आए गाड़ी में बैठकर, जिन्होंने महिला का अपहरण किया, इस वारदात को अंजाम दिया। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स लिए अनिल वैष्णव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या है पूरी खबर? जी बता दें कि ये घटना कल शाम की बताई जा रही है, जहां बाड़मेर जोधपुर रोड पर स्कॉर्पियो में सवार कुछ युवकों ने एक टैक्सी में बैठे हुए परिवार के साथ बैठे हुए युवती का अपहरण किया था। इस घटना के पीछे जो जानकारी सामने आई है कि कुछ दिन पहले ही बालोतरा के एक युवक और सिवाना की एक युवती ने, दोनों ने प्रेम विवाह किया था, कोर्ट मैरिज की थी और उसके बाद में वो बालोतरा पुलिस एसपी के पास पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लेकिन कल ये जो घटना सामने आई है, तो इसके पीछे जो लड़की के जो परिजन है उनके हाथ होना बताया गया है। हालांकि कल जो युवक है वो कल थाने पहुंच गया था और बालोतरा पुलिस ने एक अलग से मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर जांच जारी है और जो लड़की है उसका पता लगाया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। जी ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की, क्योंकि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि सातों सीटों पर आज कौन सी पार्टी का दबदबा रहने वाला है। कमल बाजी मार ले जाएगा या फिर हाथ का देखा जाएगा दबदबा, ये बड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज का दिन है काफी अहम। 7 सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी और 8:30 बजे का वक्त होगा जब ईवीएम से वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है मतगणना केंद्रों पर वो कड़ी कर ली गई है। 7 मतगणना केंद्रों पर कुल 98 टेबल्स पर 141 राउंड में ईवीएम के मतों की गिनती होने वाली है और जिस जगह पर वोटों की गिनती होगी उस जगह विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। मतगणना केंद्रों में बिना अनुमति एंट्री नहीं होगी। मतगणना स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए रेजिडेंट एडिटर हर्षा इस वक्त मौजूद हैं और अलवर से मौजूदगी है। मुदित इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पहले हर्षा के पास ही लिए चलते हैं। हर्षा, 7 बजकर करीब 2 मिनट का वक्त रह चला है। करीब 1 घंटे बाद जो है वोटों की जो गिनती है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है राजस्थान में? देखिए, ये जो उपचुनाव है ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ठीक 1 साल बाद आते हैं। भजनलाल सरकार ने जब तक सत्ता संभाली है उसके 1 साल बाद आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की जो कार्यकाल रहा है 1 साल का, जो नए नेतृत्व, नई पीढ़ी के नेतृत्व जिसने राजस्थान में बागडोर संभाली है, किस तरह से रहा है उनका कार्यकाल, लोगों में क्या उनको लेकर सोच है, कहीं ना कहीं ये चुनाव का जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो उस पर भी एक रेफरेंडम, एक उसको दर्शाएगा एक तरह से। दूसरा, हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी जो उपचुनाव थी उसकी जो बागडोर उन्होंने संभाली है, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर, फिर जगह जगह जाके कैंपेन करना उन्होंने, उप मुख्यमंत्री, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने किया है। जहां तक की कॉन्टेस्ट की बात बता दें, ये जो 7 सीटें हैं
इसमें से जो 5 सीटें हैं वो इसलिए वेकेंट हुई है, इसलिए खाली हुई है क्योंकि यहाँ से जो विधायक है वो चुनकर लोकसभा में गए हैं और ज़्यादातर ये कांग्रेस या आरएलपी बीएपी के विधायक हैं, यानी कि नॉन बीजेपी। 2 ऐसी सीटें हैं, रामगढ़ और सलूम्बर, जहां पर विधायक की मृत्यु होने के कारण वो सीटें खाली हुई है और लगता है कि वहां पर सिंपैथी फैक्टर काम करेगा। 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के हाथ है, तो अगर कुछ सीटें बीजेपी के पास जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक कंसोलिडेशन माना जाएगा कि बीजेपी नेतृत्व का, जो नई नेतृत्व है राजस्थान में, उसका एक कंसोलिडेशन माना जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें, आप पूछ रहे क्या दृश्य नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ काउंटिंग सेंटर पे हूँ नागौर की तरफ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। काउंटिंग सेंटर के काफी पहले, करीब 700-800 मीटर पहले ही हम देख रहे हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कोई व्हीकल को अनुमति नहीं है यहाँ जाने के लिए और सिर्फ पास के साथ ही लोग यहाँ पर जा पाएंगे। और क्योंकि मैं नागौर में हूं तो मैं बता दूं कि जो खीमसर की सीट है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि खीमसर की सीट में आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल है, जाट स्ट्रांगमैन है, उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को यहाँ से मैदान में उतारा है। उनके साथ रेवत राम, सामने रेवत राम है बीजेपी के। रेवत राम पहले आरएलपी में थे, फिर बीजेपी में चले गए और पूरे चुनाव में ज्योति मिर्धा उनके साथ रही। ज्योति मिर्धा नागौर की रहने वाली है, लोकसभा का चुनाव भी हार गई थी, विधायक एमएलए का चुनाव भी हार गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका भी प्रॉक्सी चुनाव है। तो नागौर के जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि फिलहाल सिर्फ एक ही सीट है आरएलपी के पास, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास सिर्फ एक सीट है हनुमान बेनीवाल की, और वो है खीमसर। और अगर खीमसर वो नहीं जीतते हैं तो एक तरह से असेंबली से पूरी तरह से उनका चिन्ह हट जाएगा। और रेवंत राम डांगा की आप बात कर रही थी हर्षा, और उनकी पत्नी का निलंबन भी हो गया। जैसे ये रेवंत राम डांगा जो है बीजेपी में शामिल हुए, कुछ दिनों बाद पार्टी ने निलंबित उनको कर दिया। बहरहाल मुदित के पास ले चलते हैं, अलवर में उनकी मौजूदगी है। मुदित, आप कौन से मतगणना केंद्र पर मौजूद है? यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी की गई, क्योंकि 8 बजे का वक्त रहेगा जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं अलवर के जो अपने जो यहाँ पर बाबू शिवराम कला महाविद्यालय है, यहाँ पर हम मौजूद हैं मतगणना स्थल पर, जहाँ पर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होनी है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुबह से ही यहाँ पर जो यहाँ पर काउंटिंग करने के लिए जो स्टाफ है, काउंटिंग करने का जो लोग हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। सभी की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं प्रत्याशियों के एजेंटों के लिए भी अलग से यहाँ से व्यवस्था की गई है, वो अलग एंट्री यहाँ से ले रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अभी यहाँ पहुंची हैं, उन्होंने भी पूरे मतगणना स्थल का दौरा किया है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी यहाँ पर देखी जा रही है। कई बैरिकेड इसमें बनाए गए हैं, उन बैरिकेड्स के आधार पर लोगों को बिल्कुल पूछताछ करके और उनके आई कार्ड देखने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। और जो रामगढ़ विधानसभा सीट है उसको लेकर के काफी यहाँ पर दिलचस्प मामला ये देखने को मिल रहा है कि 2 पार्टियों के बीच, क्योंकि 10 प्रत्याशी जो है मैदान में थे, 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है, लेकिन 2 प्रत्याशियों के बीच का ये मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का ये मुकाबला जो है वो काफी अहम है। क्योंकि यहाँ पर जो विधायक थे जुबेर खान, उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर ये दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है, पहले भी यहाँ पर उपचुनाव हुआ था और इस बार फिर से ये उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव के ही चलते यहाँ पर एक सबसे अहम बात देखी जाती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, शायद उसके ही प्रत्याशी को अधिक फायदा मिल सके, क्योंकि वो पूर्व में जब उपचुनाव हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ से साफिया खान, जो जुबेर खान की पत्नी है, वो यहाँ से विधायक बनी थी। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव चल रहा है, इस टाइम भाजपा की सरकार है, तो माना जा सकता है कि यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन इस बार जो चुनाव रहा है, मतदान प्रतिशत तो लगभग वही रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्जी वोटिंग की शिकायत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार आती रही है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। इस बार जो पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं मामला जो सामने आया कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रखी गई कि किसी तरह की कोई फर्जी वोटिंग ना हो सके, किसी तरह का कोई विवाद सामने ना आए, और एक भी रिपोल बूथ पर इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और मतगणना कर्मियों की अगर बात कर ली जाए तो मतगणना कर्मी कितने तैयार हैं, मुदित? जी बिल्कुल, मतगणना कर्मियों की अगर बात की जाए तो मतगणना कर्मियों को सुबह 6 बजे का यहाँ पर समय दिया गया था, जो अपने अपने समय के
जी, बातचीत अभी वो सब मतगणना अंदर पहुंच चुके हैं और अभी हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं देखें तो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी चाक चौबंद है। सभी की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। जो सुरक्षा कर्मी लगाए हुए हैं ये सभी मेटल डिटेक्टर के साथ हैं। हथियारों की या किस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु अगर जाती है तो उसकी जांच के लिए भी है। अभी जैसे कोई पैकेट भी जा रहे हैं तो उनकी भी लगातार जांच की जा रही है। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद नजर आ रही है हर तरह से कि जो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर नहीं पहुंचे, जो जिनका अंदर कोई मतलब नहीं वो अंदर जा भी नहीं सकते हैं। और जो मतगणना कर्मी है उनकी भी सबकी जांच करने के बाद ही, समस्त अधिकारियों की जांच करने के बाद ही यहाँ से उनको प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आप बता रहे हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं, मतगणना कर्मी कितने तैयार हैं, क्योंकि 7:10 का वक्त रह चला है और करीब करीब 50 मिनट बाद जो है 8 बजे का वक्त होगा जब पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू होगी। उसके बाद 8:30 बजे का वक्त रहेगा जब ईवीएम के वो जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। और हर एक तस्वीरें आपके सामने एनडीटीवी राजस्थान लगातार दिखाता रहेगा, क्योंकि महा कवरेज हमारी दिन भर जारी रहेगी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा रुझान भी आने जो है शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दोपहर बाद जो है पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उस पर किस पार्टी का दबदबा रहा है, किस पार्टी ने बाजी मारी है और कौन यहाँ जीता है। और क्योंकि अलवर के रामगढ़ में चुनाव हो रहा है, इसके अलावा झुंझुनू की जो सीट है वहाँ जो है चुनाव हुआ, वहाँ पर क्या तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से बताने के लिए इम्तियाज अली इस वक्त मौजूद हैं झुंझुनू में। इम्तियाज के पास लिए चलते हैं। इम्तियाज, आपके पास क्या जानकारी है और क्या तैयारी की गई है, कौन से मतगणना केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं? अधिकारी और देखिए, विधानसभा उपचुनाव झुंझुनू का रिजल्ट आज झुंझुनू के जो मोतीलाल कॉलेज है वहाँ आना है और पूरी तैयारियां वो कर ली गई है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था वो की गई है। बड़ी ही चेकिंग करने के बाद उनको अंदर प्रवेश तो दिया जा रहा है। मोबाइल वगैरह इनको अलाउड नहीं किया गया है। तस्वीरें दिखा दे रही है इम्तियाज। तमाम बातें करें, बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ अभी जो एजेंट है उनको प्रवेश दिया जा रहा है, ये बिल्कुल देख सकते हैं। अब ये जो एजेंट है उनको प्रवेश दिया, क्योंकि पूरी तैयारियां वो कर दी गई है, बड़ी गहनता से जांच की जा रही है और जांच करने के बाद उनको प्रवेश वो दिया जा रहा है। पीपी में लगाए गए समस्त कार्मिक अधिकारीगण। वही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा है वो लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर आने तक लेवल पार करने के बाद अंदर आना, अधिकारी कार्मिक जो एजेंट है या कर्मचारी है उनको अंदर आने के लिए पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था करने के बाद ही अंदर प्रवेश वो दिया की गई है। आप सभी अपने यथास्थान पर अपनी उपस्थिति देवें। क्योंकि झुंझुनू सीट की अगर बात कर ली जाए इम्तियाज, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ओला परिवार का यहाँ पर जादू रहा है। और क्योंकि ब्रजेंद्र ओला यहाँ के सांसद बने तो उसके बाद ये सीट खाली हुई है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उन्होंने मैदान में उतारा है। और बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो राजेंद्र भांबू को यहाँ पर टिकट दिया है। क्या लगता है इस बार की चुनावी तस्वीर क्या नजर आ रही है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी टक्कर का है यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना है, क्योंकि ये जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है। पिछले 4 दफा से यहाँ कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला वो सांसद हैं और इस बार बीजेपी से राजेंद्र भांबू को यहाँ मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीतती है तो कांग्रेस का गढ़ वो ढहेगा, क्योंकि 21 साल बाद नया विधायक वो झुंझुनू को मिलेगा। क्योंकि 4 दफा से जो ब्रजेंद्र ओला है वो कब्जा जमाए हुए हैं। इस बार उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और सीट खाली होने के बाद ये उपचुनाव हुए हैं। वही बात करते हैं हम पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा है वो लाल डायरी को लेकर पहले चर्चाओं में आए थे और इस बार झुंझुनू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके लिए उनके समीकरण बिगाड़ने के लिए राजेंद्र सिंह हुड्डा इस बार प्रमुख चेहरा वो माना जा रहा है। तो 11 प्रत्याशी झुंझुनू के मैदान में है, लेकिन जो लोगों की जो वोटर्स है उनकी नजर है वो 3 चेहरों पर टिकी हुई है, कांग्रेस, बीजेपी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह हुड्डा उन पर टिकी हुई जी। बिल्कुल। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इम्तियाज, हम देखेंगे कि कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो जाएगा अलग अलग पार्टी के। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम है वो बड़े माकूल है। जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर जो आरएससी के जवान है वो
नाक कर रहे हैं और नाक करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद जो बीएसएफ की जवान है वो यहाँ लगे हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे सामने, यहाँ बीएसएफ के जवानों को लगे हुए हैं। जो मतदान केंद्र मतगणना जो केंद्र है उसके अंदर तो प्रवेश दिया जा रहा है। देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है बड़ी माकूल व्यवस्था की गई है। बड़ी जांच करने के बाद ही प्रवेश है वो अंदर दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, और सुरक्षा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि दोपहर बाद जो है तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, और लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा, कोई घटना सामने ना आए, इसी को लेकर तैयारियां भी ज़रूरी हो जाती है। और तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। झुंझुनू के इस सीट पर जो है चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर ओला परिवार का दरअसल यहाँ पर जो है दबदबा रहा है। एक बार फिर से बृजेंद्र ओला, उनके बेटे को यहाँ मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, तो क्या एक बार फिर से हाथ का साथ जो है जनता को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना, या फिर कमल जो है यहाँ पर खिलता हुआ नजर आएगा। ये भी तस्वीर जो है दोपहर बाद साफ होती हुई नजर आएगी। एक मुदित गौड़ भी लगातार रामगढ़ सीट पर मौजूद है, रामगढ़ सीट पर, क्योंकि वहाँ पर भी आज काउंटिंग की प्रक्रिया वो शुरू होने जा रही है। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है। एक बार फिर से मुदित के पास लिए चलते हैं। रामगढ़ सीट की अगर बात कर ली जाए मुदित, तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है दबदबा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रहा है। सिर्फ एक सीट रही सलुम्बर सीट, जहाँ पर बीजेपी जो है बाजी पिछले उपचुनावों में मारती हुई नजर आई, लेकिन बाकी अगर सीटों पर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पर ही जनता ने भरोसा जताया है। अब इस बार आपको क्या तस्वीर नजर आई, क्योंकि आपने लंबे वक्त से यहाँ पर चुनाव कवर किया, लोगों के बीच आप गए, बातचीत आपने की, क्या आपको नजर आया खास इस बार के चुनावों में? जी बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो रामगढ़ विधानसभा सीट है वो काफी अहम सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर लगातार 1990 से जो कांग्रेस की टिकट है वो जुबेर खान परिवार के लिए चलती आई है। लगातार जुबेर खान को ये टिकट दी जा रही थी, और इस टिकट के साथ ही जब 2018 में जब उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, जहां उपचुनाव हुआ, और उस दौरान भी उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की सरकार होने के चलते उनको यहाँ पर जीत हासिल हुई, और जो तीसरा प्रत्याशी थे यहाँ पर बसपा प्रत्याशी की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, और त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार जो उपचुनाव है उसमें यहाँ पर कांग्रेस से अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें जुबेर खान यहाँ से जीते थे, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस ने अब दोबारा टिकट दिया है वो उनके पुत्र को टिकट दिया है, और पुत्र को टिकट देने का जो मुख्य कारण इसमें माना जा रहा है वो मुख्य कारण यही है कि जो जुबेर खान के सिंपैथी वोट है उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच से लेना है, और जुबेर खान का जो अभी जो जीत मिली थी उसी जीत को वापस कायम करने के लिए उनके पुत्र आर्यन खान को यहाँ से टिकट दिया गया है। और पूर्व में भी यहाँ पर साफिया खान जो है वो विधायक रह चुकी हैं, और उनके लगातार जो कार्यकाल है उनके विकास कार्य को गिनाते हुए ही कांग्रेस ने ये टिकट दिया है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूर्व में जब यहाँ पर सुखवंत सिंह को टिकट दिया था उस टाइम सुखवंत सिंह हारे थे क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला था और प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे चुनाव हुए तो सुखवंत सिंह का टिकट काट के जया ऊजा को टिकट दिया गया, और टिकट जया ऊजा को देने के बाद सुखवंत सिंह ने बागी होकर के चुनाव लड़ा था, और सुखवंत सिंह का बागी होकर के चुनाव लड़ने के दौरान भी दूसरे नंबर पर सुखवंत सिंह रहे थे, जिसमें भाजपा को करारी शिकस्त यहाँ से लगी थी। और लेकिन जुबेर खान के निधन के बाद अब यहाँ पर जो चुनाव है वो उपचुनाव की स्थिति में आ चुका है, और उपचुनाव में अब फिर से वही सुखवंत सिंह को दोबारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, और कांग्रेस ने यहाँ से आर्यन खान को बनाया है। तो सुखवंत सिंह की कहीं ना कहीं जो पूर्व की तैयारियां हैं उनको लेकर के भाजपा ने दाव खेला है, और जो मुकाबला है, मुकाबले की अगर बात की जाए तो मुकाबला कहीं ना कहीं पूरी तरह से आमने सामने बराबर का दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की जो चर्चाएं जो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी भी यह माना जा रहा है कि कांग्रेस या बीजेपी में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से मोर्चा मार सकता है। जी बिल्कुल, रहिए आप मेरे साथ। इम्तियाज और मुदित, मैं लौटूंगा आपके पास और बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम इससे जुड़ी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कबाड़ गोदाम में देर रात लगी है भीषण आग। बालोतरा से खबर आपके सामने। गोदाम के पास रखे कुछ सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। 4 मजदूर इस घटना में झुलसे हैं। आग लगने से हड़कंप मच गया मौके पर। मेगा हाईवे स्थित गोदाम के पास की घटना है ये। गैस गोदाम के 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो बालोतरा के मेगा हाईवे बाईपास स्थित गैस गोदाम के पास कबाड़ के गोदाम में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पास ही 2 गैस गोदाम होने से हड़कंप मचा इलाके में। आगजनी से कबाड़ गोदाम के पास रखे कुछ सिलेंडर जिसमें ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने से आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान कबाड़ में रहने वाले 4 मजदूर झुलस गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया।
आसपास रिहायशी बस्ती नहीं होने से बड़ा हादसा यहां होने से टल गया। आग की सूचना पर नगर परिषद और CETP ट्रस्ट की दमकल मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि कारण क्या रहे हैं ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है। अरे भाग जाओ यार। ये इंडियन गैस गोदाम में आग लगने का दृश्य तो देर रात की ये घटना बताई जा रही है जब कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से धू कर इस गोदाम में आग जलती रही और धुएं का गुबार आपके सामने, धुएं का गुबार भी आप देख पा रहे होंगे। इतना भीषण गुबार जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आग की घटना है, आग है, कितनी भयावह होगी। अनिल इस पर फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल बताएं कैसे आग लगी है? जी बता दें कि ये जो आग लगी है इसके आसपास दो गैस के गोदाम है और पास में ये कबाड़ है। रात को जब 12 बजे के आसपास ये आग लगी है तो ये पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और चूंकि आग लगने से वहां रखे कुछ गैस के सिलेंडर है वो भी ब्लास्ट हुए जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि सूचना मिलने पर बालोतरा नगर परिषद और CETP ट्रस्ट की लगभग 3-4 दमकलें वहां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। आसपास रिहायशी इलाका नहीं होने से कोई बड़ी घटना होने से बच गई। अब जो है इसमें पूरे घटनाक्रम में जो वहाँ जो कार्मिक थे वो 4 कार्मिक जुलूस के हैं जिनको रात को उपचार करके जोधपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है कि किस कारण आग लगी है और रात को कोई अलाव ताप रहा था या किस कारण, क्योंकि पास में गैस के गोदाम होने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। जी बड़ी घटना यहाँ पर होने से बची है और आप बता रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी मची जब ये घटना सामने आई है। किसी तरह की जनहानि की खबर? इसमें पूरे मामले में 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलस गए थे जिनको जिला अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया था और उनको प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जोधपुर रेफर कर दिया गया है, चाहे उनका उपचार जारी है। जी बिल्कुल, जो लोग झुलसे उनका उपचार लगातार जारी है। और अगर नुकसान की बात कर ली जाए तो नुकसान को लेकर क्या जानकारी, कितने का नुकसान हुआ है? ये बता दें कि जो आग लगी है ये कोई पुराना कबाड़ है जिसमें कबाड़ का सामान रखा हुआ है, तो संभवतः किसी चिंगारी के कारण कबाड़ में आग लगी थी और आसपास में जो गैस सिलेंडर है वो चपेट में आने से आग ने विकराल रूप ले लिया था। अगर नुकसान की बात करें तो कबाड़ में जो सामान है वो कबाड़ पूरा जलकर खाक हो गया। जी कितने बजे की घटना बताई जा रही है ये अनिल? ये रात को करीबन 11:30-12 बजे की घटना है। बिल्कुल, रात की घटना बताई जा रही है जब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से धुएं का गुबार यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस घटना में करीब 4 लोग जो हैं झुलसे हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। कबाड़ का एक गोदाम है और भीषण आग की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 मजदूर झुलसे हैं और जैसे ही ये घटना सामने आई है मौके पर हड़कंप मच गया। मेगा हाईवे बाईपास स्थित गैस गोदाम के पास की ये घटना सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बालोतरा के मेगा हाईवे स्थित गैस गोदाम के पास की ये घटना जहां भीषण ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 4 मजदूर जो हैं वो झुलस गए जिनका अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। और अब बात कर लेते हैं चुनावों की, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है और करीब आधे घंटे का वक्त मानकर चलिए जब जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले लगातार हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। क्या तैयारी मतगणना केंद्रों पर की गई है, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी की गई है और क्या चुनावी तस्वीर बनती हुई इन तमाम सीटों पर 7 सीट जिस पर चुनाव हुए हैं आज क्या नजर आ रही तस्वीरें बताने के लिए हमारे अलग अलग जो मतगणना केंद्र है वहाँ पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रामगढ़ सीट, क्योंकि यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ, यहाँ मतगणना केंद्र पर क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी है, क्या तस्वीर है बताने के लिए मुदित गौड़ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और इन सबके बीच में सलुम्बर भी सीट है उदयपुर की जहाँ पर उपचुनाव हुआ, यहाँ पर क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, क्या सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां हैं बताने के लिए संजय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुदित के पास चलेंगे, पहले संजय के पास लिए चलते हैं। संजय, क्या जानकारी आपके पास और कौन से मतगणना केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं?
बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, फतेह स्कूल के अंदर ये हम सलूमबर्ग की विधानसभा के चुनाव की जो मतगणना होगी, और ये 22 राउंड में मतगणना होगी। और सबसे पहले यहाँ पर दो जो टेबल लगी है उसके ऊपर पोस्टल बैलेट की गणना होगी, और पूरी चाक चौबंद मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकेंगे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस 3 लेयर में इस पूरे जगह पर है, और लगातार लोगों को जो आ रहे हैं मतगणना केंद्र पर उनकी पूरी जांच की जा रही है, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। बातचीत करिए, क्या तैयारी की गई है, किस तरह की व्यवस्था की गई है संजय? बिल्कुल, अभी देखें, क्योंकि अभी सारा पुलिस महकमा ही यहाँ पर है और अंदर आने की चालू हुए हैं, तो लेकिन अभी कोई बातचीत करने के लिए ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर ये तैयारी की गई है, लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मतगणना केंद्र पर लगातार लोग बाग आते जा रहे हैं, और इनकी जांच पड़ताल के बाद इन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस कर्मियों से बातचीत करिए, पुलिसकर्मी कितने तैयार हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा कार्यकर्ता यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सर आप बता सकेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, एक बार आपको अभी देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये इनका कहना है कि सीनियर अफसर से ही बात हो पाएगी, हम किसी भी तरह के जवाब नहीं देंगे। तो अभी किसी तरह से तैयारी नहीं है, ये लोग बात जवाब नहीं देना चाह रहे। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास संजय। और एक बार फिर से रामगढ़ सीट है यहाँ पर भी, क्योंकि उपचुनाव हुए हैं और मतगणना क्योंकि यहाँ पर अब से आधे घंटे बाद शुरू होने जा रही है, क्योंकि रामगढ़ सीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे बनी हुई है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जुबेर खान के बेटे उनको मैदान में उतारा है, उधर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ मुकाबला बना हुआ है। तो क्या जो इमोशनल कार्ड है कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आएगा, ये रहेगा जानना महत्वपूर्ण। मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोनों रहिए मेरे साथ और इसी पर जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनावी महाकवरेज आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।